हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जिनको भी ये स्टोरी बोर लग रही हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस स्टोरी को ना सुनिए और ना ही तो उल्टी सीधी कमेंट करिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। फिर मन उदास होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक वीडियो को लिखने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव कमेंट्स नहीं कर सकती हो तो कृपया करके नेगेटिव कमेंट्स भी मत करिए। दूसरी बात, ये स्टोरी मेरी लिखी हुई नहीं है, तो जिनको लग रहा है कि मैं बातें रिपीट कर रही हूँ या स्टोरी को लंबा खींच रही हूँ, आई एम सॉरी टू से, आप इस चैनल को लीव कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरी स्टोरीज़ को सुनो या देखो। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन पे कई स्टोरीज़ महीनों से चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उनको एंजॉय कर रहे हो। मुझे नहीं पता है कि शायद मेरी स्टोरी सुनाने में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ तो दिक्कत होगी जो आपको स्टोरीज़ बोर लगने लगती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये एफएफ शुरू किया है तो मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिनको ये स्टोरी पसंद है उनके लिए तो मैं इसे ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी। तो अगर आपको बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मत देखिए इसे। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाइए, एंजॉय करिए, लेकिन प्लीज़ उल्टी सीधी कमेंट्स मत करिए, अच्छा नहीं फील होता है। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत सारी लंबी बातें कर ली मैंने, तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लैंसैन ने कहा, विंग तुम सही थे, वो मैं ही था। उसने कहा, वो मैं था, मैंने ही ऑर्डर दिया था। मैं ना ही तो अपने लिए हस्बैंड चाहता था और ना ही तो वाइफ। मैंने कभी भी अपने आप को प्यार और शादी के लायक ही नहीं समझा। लैंसैन बोला, विंग हमारी शादी एल्डर्स ने तय की थी और मुझे ऑर्डर किया गया था। मुझसे ये कोई उम्मीद नहीं करी गई थी कि मैं शादी के लिए ख़ुद को कमिट करूँगा, तो इसलिए मैंने आसान रास्ता चुना है। मैंने ही कहा कि विंग तुम्हें अलग भेज दिया जाए। मैंने सोचा कि ये मेरी काइंडनेस थी, ये कि यही बेहतर था बजाय मेरे जैसे किसी के साथ रहने के। काइंडनेस? ये कैसी काइंडनेस थी? विंग को शुरुआत से ये सच का पता था, लेकिन फिर भी जब उसने ये बातें डायरेक्टली लैंसैन के मुँह से सुनी तो उसने विंग को बुरी तरह से तोड़ दिया। उसका दिल पूरी तरह से बिखर गया। अब वो पूरी तरह से समझ चुका था, कन्फर्म हो चुका था कि वो कभी भी लैंसैन की पहली चॉइस नहीं था। लैंसैन कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। ऊपर से उससे बुरा उसने ये काम किया कि उसने विंग को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ वेंस रहते थे, जहाँ ना तो ढंग का भरपूर खाना था और ना ही तो पहनने के लिए कपड़े। लैंसैन चाहता था कि विंग मर जाए। कितना आसान था इस बात का नाटक करना कि आपका दिल नहीं टूट रहा था, वो भी उसके सामने जिससे आप इतना प्यार करते थे। आप तब तक कोशिश करते रहते हो जब तक आपके पास कोई भी इमोशन ना बचे। विंग अपनी दर्द भरी हंसी के साथ लैंसैन से बोला, आपने मुझे एक ऐसी जगह पर भेजा जहां आपको पता था कि मैं मर जाऊंगा। अगर विंग की जगह कोई और होता तो वो बहुत पहले ही पागल हो गया होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था लेटर एम्प्रेस डोवेगर। विंग बोला, योर मैजेस्टी, किसी ने भी वेंस के ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं करी थी, और मेरे साथ तो और भी कम। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि आपने मुझे मेरा सहयोग करने के लिए वेंस को भेजा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि घुसो लैंस इतने दयालु भी नहीं हैं। हमारे लिए बस एक ही चीज़ इंतज़ार कर रही थी, और वो थी हमारी मौत। आपने योर मैजेस्टी, आपने ही मेरे साथ ऐसा किया है। विंग ने प्यार की उम्मीद तो करी थी, पर इस तरह से नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे प्यार के लिए इतना कुछ सहना पड़ेगा। वो एम्परर को वो जैसे थे उसके लिए प्यार नहीं कर सकता था। तभी लैंसैन बोला, विंग वो मैं नहीं था जिसने ये सब किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बेकार स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया है, और ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ पैलेस में वेंस भी रह रहे हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, योर मैजेस्टी, मैंने ऑलरेडी आपसे बोल रखा है कि प्लीज़ आप मुझसे झूठ मत बोलिए। लैंसैन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो बोला, विंग मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। मैंने हमारी वेडिंग सेरेमनी के बाद किसी से कोई मतलब नहीं रखा और सारा ज़िम्मा मेरे भाई लाशीचंद के ऊपर छोड़ दिया। उन्हें सारी जिम्मेदारी दे दी। मुझे नहीं पता था कि कैसे वो ये सब हैंडल करेंगे।
और मैंने उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई गलती नहीं करी थी, इसलिए मैंने ब्लाइंडली उन पर यकीन कर लिया। विंग विंग यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विंग, मुझ पर यकीन करो, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम सफ़र करो या तुम किसी तकलीफ़ में रहो। और मैंने अपने बड़े भाई पर यकीन किया, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये सब जानकर कि लैंज़न को इस सब के बारे में नहीं पता था, फिर भी विंग उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। ये एक्सक्यूज़ काफ़ी नहीं थी लैंज़न को माफ़ी देने के लिए। विंग बोला, क्या मैजेस्टी, अगर मैं एक मैन ना होता तो शायद आपकी इस इग्नोरेंस की वजह से मैं अब तक मर गया होता। मैं आज यहाँ खड़ा ना होता आपको ये मौका देने के लिए कि आप अपनी बात कह सको या मुझे समझा सको, या मैं आपको एक मौका भी दे सकूं। मैं ज़मीन के 20 फीट नीचे होता और आपका इंतज़ार कर रहा होता हेल में मुझे ज्वाइन करने के लिए। लैंज़न बोला, विंग, ये सारी मेरी गलती थी। उस मोमेंट में विंग ने एहसास किया कि कभी भी उसने लैंज़न को रोते हुए नहीं देखा था। लैंज़न बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो बेचैन हो गया था। वो बोला, विंग, मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एम सॉरी विंग कि मैं इस बात से अनजान रहा कि इतने महीनों तक तुम सफ़र करते रहे, तुमने इतना कुछ झेला। ये एक माफ़ी जिसका विंग इतने महीनों से इंतज़ार कर रहा था। हर एक दिन उसके दिमाग में कई सवाल चलते रहते थे कि आखिरकार क्यों वो अनवांटेड था, क्यों एम्परर को उसकी ज़रूरत नहीं थी, या फिर विंग का कौन सा ऐसा पार्ट था जिसने एम्परर को इतना डिस्गस्टिंग फील कराया था कि उन्होंने उसे इस हाल में छोड़ दिया। क्यों विंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक घर ढूंढने में लगा दी, सिर्फ रिजेक्ट किए जाने के लिए, पहले जियांग्स के यहाँ पर और अब लैंस के यहाँ। कई सालों तक विंग ने अच्छा बनने की और हर बात मानने की कोशिश करी ताकि उसको वो मिल सके जो उसके पास नहीं था और सबके पास था। वो खुशियाँ उसे मिल सके जो सभी के पास थी, लेकिन विंग के पास नहीं थी। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए बोला, बहुत लेट हो चुका है लैंज़न। ये सुनते ही एम्परर को एक झटका सा लगा। उन्हें विंग का रिजेक्शन बहुत ही पेनफुल लग रहा था। लैंज़न ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे लगा था कि उसे एक और मौका मिल जाएगा, विंग उसे एक और मौका देगा अपनी सफाई देने का। विंग तुरंत बेड की तरफ बढ़ा जहां उसने अपना कुछ सामान बहुत ही नीटली पैक करके रखा हुआ था। उसने कई सारी वुडन ड्रॉर्स को खोला जो कि बेड के नीचे थी। वो एक और सेकंड भी लैंज़न के साथ नहीं रहना चाहता था, नहीं बिताना चाहता था। लैंज़न को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। वो अच्छे से जानता था कि ये उसके पास एक आखिरी मौका है विंग को उसका माइंड चेंज कराने के लिए, विंग को समझाने के लिए। लेकिन शायद अब सच में बहुत देर हो चुकी थी। लैंज़न के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय सच बोलने के। उसने कन्फेस करते हुए बोला, विंग, अगर मुझे पता होता कि वो तुम थे तो मैं रुक जाता, मुझे रुक जाना चाहिए था। उस रात विंग, मुझे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि ये तुम हो उसने चीज़ों को बदल दिया। मैंने तुम्हें शुरुआत से प्यार किया है विंग। जब हम बच्चे थे तब से मैंने तुम्हारे सपने देखे हैं विंग। क्या अभी भी तुम मेरे पर यकीन नहीं करोगे? लेकिन विंग को एम्परर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो क्योंकि अपना सामान ढूंढ रहा था, उसे लगा कि उसने एम्परर को रिजेक्ट कर दिया है, इसी वजह से एम्परर बेचैन है और कंफ्यूज हो गए हैं। वो बोला, या मैजेस्टी, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप बोल रहे हो? और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उसने हर एक वुडन ड्रॉर ओपन नहीं कर दिया और वो सारी चीज़ें वापस ले ली जो उसने एम्परर को दे दी थी। अचानक से उसने एक ड्रॉर ओपन कर दी जो शायद उसे नहीं ओपन करना चाहिए था। वो ड्रॉर जो कई सालों से सीक्रेटली बंद रखी हुई थी, जिसे लैंज़न ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। विंग ने एक सॉफ्ट फर का बना हुआ
वाइट रैबिट निकाला, जिसे देखकर लग रहा था कि इतने सालों से उसे बहुत केयरफुली और संभाल कर रखा गया था। विंग को उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्यों क्यों वो वाइट रैबिट उसे उसे इतना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों उसका टच उसे किसी चीज़ की याद दिला रहा था। विंग को पहले तो समझ में नहीं आया, पर फिर उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा करी और पूछा, या मैजेस्टी, ये क्या है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें मिली और लैंज़न ने उसकी तरफ उस लॉन्गिंग यानी कि वो कब से विंग का इंतज़ार कर रहा था उन नज़रों से विंग की तरफ देखा, विंग समझ गया कि क्या बात थी। वो दोनों पहले भी मिल चुके थे जब वो बच्चे थे। उस टाइम पर उनके बीच में कोई टाइटल नहीं था सिवाय आ यिंग और आ जान के। ये सब इतना पहले हुआ था कि विंग को तो बस ये एक ड्रीम जैसा लगा होगा, शायद ही उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता था। लेकिन एम्परर के लिए ये उस टाइम पर सब कुछ था उनके लिए। लैंज़न बोला, विंग, हमारी मेमोरी उस टाइम पर शुरू हुई थी जब विंग तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कैपिटल में अकेला छोड़ दिया गया था बिना किसी रीज़न के। कई हफ्ते बीत चुके थे जब विंग तुम सड़कों पर घूम रहे थे और अपने आनियांग और आदिए को आवाज़ लगा रहे थे। हर बार तुम उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहाँ पर तुम्हें ओबीडियंटली इंतज़ार करने के लिए बोला गया था। विंग, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कहा था कि जंगल में थोड़ा सा काम फिनिश करने के बाद वो तुम्हारे पास वापस से आ जाएंगे। विंग, तुम्हारे लिए ये चीज़ें कोई नई नहीं थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपने साथ रोड की उस साइड पर इसलिए नहीं ले जाते थे क्योंकि वो जगह बच्चों के लिए डेंजरस थी। लेकिन इस टाइम पर विंग, तुम इंतज़ार करते रहे। लिटिल आई यिंग इंतज़ार करता रहा। लेकिन विंग एक स्ट्रॉन्ग बॉय था, जैसा उसकी आनियांग कहती थी। वो स्मार्ट था और हिम्मती भी था। उसने आसानी से हार नहीं मानी। अगर वो किसी यंग बॉय को देखता जो उसकी एज से ज़्यादा बड़ा नहीं होता था और वो सड़क पर भटक रहा होता था, तो विंग की तरह उसकी भी हालत होती थी, तो विंग उसकी हेल्प ज़रूर करता। अपने लोएस्ट पॉइंट में भी विंग ने कभी अपनी इंसानियत ख़त्म नहीं होने दी। उसकी आनियांग ने उससे कहा था कि उसे हमेशा ही काइंड बनकर रहना है। तुम्हें कमज़ोर लोगों को डिफेंड करना है, खासकर तब जब सबसे कठिन समय हो। उस टाइम पर विंग ने एक यंग बॉय को देखा जो काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड अप था, शॉर्ट हाइट का था। वो बहुत ही हेल्पलेस नज़र आ रहा था और सड़क पर एक दुकान के सामने खड़ा हुआ था। उसने एक स्टफ्ड एनिमल टॉय को कस कर हक कर रखा था, जो कि कुछ देर पहले एक वुडन टेबल पर रखा हुआ था। शायद आसानी से ये बात समझ में आ चुकी थी। उस बच्चे को वो खिलौना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बिना सोचे समझे उसने उसे उठा लिया होगा, बिना ये रियलाइज़ किए कि इसके लिए उसे अच्छे खासे कॉइन्स देने होंगे। वो यंग बॉय बहुत यंग था और वेल्दी भी था, लेकिन विंग समझ गया था कि शायद उस बच्चे को कॉइन का मतलब भी नहीं पता था, या फिर कि उन कॉइन्स के थ्रू ही पेमेंट किया जाना था। उस यंग बॉय ने इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहने हुए थे कि आसानी से समझा जा सकता था कि वो सिटी में रहने वाली किसी अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, या फिर शायद मर्चेंट्स या स्कॉलर्स की फैमिली को। उस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग अच्छे से समझ सकता था कि उस बच्चे के साथ क्या हो सकता था, क्योंकि उसने खुद बहुत कुछ झेला था। तभी एक स्ट्रीट वेंडर उस बॉय पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे अभी के अभी खिलौना वापस करो, वरना मैं तुमको पीटूंगा। वो यंग बॉय हेल्पलेसली अपनी गोल्डन आइज से उस वेंडर की तरफ देखता रहा। वो बहुत डरा हुआ था। जितनी बार वो वेंडर चिल्लाता था, उतनी बार वो यंग बॉय उस टॉय से अपना मुँह छुपा लेता था। लेकिन अभी भी वो उस टॉय को वापस नहीं करना चाहता था, जो कि उसे कंफर्ट दे रहा था। डर के मारे उस बॉय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, मम्मा।
सड़क से गुजर रहे हर व्यक्ति ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, पर विंग नहीं कर सकता था। विंग को पता था कि उसे उस बॉय को बचाने के लिए बीच में कूदना ही पड़ेगा। जैसे ही उस वेंडर ने चाबुक से उस बॉय को मारना चाहा, तभी उसके अटैक को विंग ने अपने हाथ पर ले लिया। विंग को बहुत तेज़ पेन हुआ। विंग की हथेली पर कट का निशान लग गया। दर्द से कराहते हुए विंग ने गुस्से में उस मैन से कहा, हे, ये बस एक बच्चा है। विंग भी एक बच्चा ही था और वो उस बॉय से इतना टॉल भी नहीं था जिसे वो डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसका दिल स्ट्रॉन्ग था, वो ब्रेव था। विंग हमेशा ही उस बॉय को प्रोटेक्ट करेगा। तभी उसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चा डर के मारे विंग के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अब जब उसे अपनी लाइफ में रोशनी की किरण मिल गई थी, तो वो उसे कभी भी नहीं जाने देगा।